ओके साथियों, ये विक्टर्स जी। ओके, कंफर्म करने के लिए थैंक यू साथियों। आज का सेशन थोड़ा लेट हो गया है। कुछ टेक्निकल इशू थे जिनको सॉल्व आउट करने में थोड़ा समय लग गया। साथियों, आज का ये जो सेशन है ये है हमारा CRGP का जो अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुआ है ना, 16 मार्च 2024 को। तो इस एग्जाम के रिकॉल क्वेश्चन है। पार्ट वन में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। पार्ट टू में हम कुछ क्वेश्चंस को अब डिस्कस करेंगे साथियों, है ना। तो आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया है। सर मैंने अभी लाइव क्लासेस नहीं की। ये साथी हैं शेखर जी। मैंने अभी लाइव क्लासेस नहीं की। ओके, बिजी बना। हाँ शेखर जी, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं थोड़ा क्लियर नहीं हुआ मुझे। अच्छा, पार्ट वन जो है वो आपने नहीं ली होगी क्लासेस की, है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, पार्ट वन का सर से कह देंगे तो वो आपके ऐप में जो है ना उसको अपलोड कर देंगे। आज हम पार्ट टू में कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे, आगे के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे साथियों। और आप में से कुछ लोग एग्जाम भी दे करके आए होंगे ये अभी। साथ में जुड़े हुए हैं वो लोग जिन्होंने ये एग्जाम दिया है 16/3/2025 का। हाँ हेमंत जी। तो अपना माइक ऑन करके थोड़ा बताइए किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन ठीक था सर। ज्यादा टफ नहीं क्वेश्चंस था। ओके। आप हमारे साथ मॉडरेट। बने रहिएगा ऑनलाइन, और अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। थोड़ा सा आप बताइएगा इसी तरीके के क्वेश्चन थे और किस तरीके से आए थे, क्योंकि इनको थोड़ा सा चेंज करके एक प्रारूप में बनाया गया है। तो साथ में रहिएगा आप। यस सर। ओके। ये पहला क्वेश्चन इस तरीके का आया था आपका। एक होम इक्विटी लोन इंटरेस्ट फॉर सिविल स्कोर अबव, ऐसा क्वेश्चन था। सर, इंटरेस्ट ऑन होम इक्विटी फॉर सिविल स्कोर अबव 750। अच्छा देखिए, ये इंटरेस्ट। आप थोड़ा सा आप देखिएगा 750, ठीक है ना। तो जी। क्वेश्चन ये है कि 750 पे तो हम लोग कर देते हैं ना। अगर 750 अगर किसी का सिविल स्कोर आ रहा है साथी, तो हम 750 पे तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं लोन प्रपोजल को। जी। कर लेते हैं नहीं करते, कर लेते हैं। लेकिन आप करते हैं। क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि होम इक्विटी लोन इंटरेस्ट फॉर सिविल स्कोर अबव। अबव कितना चाहिए? 750 पे तो हम कर देते हैं ना, कंसीडर कर लेते हैं, इट इज कंसिडरेबल। क्वेश्चन ये नहीं था, हमारे यहाँ जो इंटरेस्ट रेट है सर सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ हाँ ठीक है, करता है, बिल्कुल करता है। 750 देखिए, के ऊपर। हम्म। जिनका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है उनका इंटरेस्ट रेट कुछ और होता है। और हम्म। जिनका सिविल स्कोर 750 से नीचे है उनका इंटरेस्ट रेट कुछ और होता हाँ इंटरेस्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन है। लिख के आ रहा है ना, अबव वर्ड लगा दिया है, हम्म। तो यहाँ पर ना 750 पे तो हम कंसीडर कर लेते हैं। तो हम्म। ये 749 होना चाहिए साथ, 749। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना वो किस तरीके से आपको देखिए चेंज कर रहा है कि यहाँ पर अबव वर्ड लगा दिया है। अगर यहाँ पर कंसीडर करने की बात करें तो 750 हमारा सही है ना। सही है, क्वेश्चन लेकिन गलत। हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा चेंज नहीं। हुआ होगा। लेकिन क्वेश्चन जो है एग्जाम में उसको आप थोड़ा सा अगर देखेंगे तो अगर अबव वर्ड वगैरह लिखा हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा चेंज भी इसमें हो सकता है कि अगर 750 पे अगर कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पर क्या 749 का भी आंसर था, नो सेवन सर। फोर्टी नाइन का था? नहीं था। नो तो ठीक है, क्वेश्चन तो था। आपका सर सुनिएगा ओके। थोड़ा सा। जी जी। क्वेश्चन था कि अगर किसी का सिविल स्कोर 750 से एबव होगा तो हम्म। होम इक्विटी पर इंटरेस्ट रेट उसे कितना लगेगा? हाँ फिर सही है आपका क्वेश्चन। फिर परसेंट, सही है, 9.5%? है ना। अगर इसमें आगे आपका इंटरेस्ट के लिए लिखा हुआ है ना कि हाँ भाई इंटरेस्ट में उसमें हम उसको कंसीडर करेंगे, है ना, उसमें इंटरेस्ट को डिस्काउंट कर देंगे, है ना, तो उसके लिए तो सही है। उसके लिए आपका 750 के ऊपर वाला सही होगा। लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चन है जहां पर अबव वर्ड लग जाता है ना, तो अबव वर्ड में क्या होता है कि जो कंसीडरेबल, जो भी आपका रेट है ना, या उसका जो भी जो हमारे डिजिट वगैरह दिए हुए हैं उससे एक कम को हम कंसीडर करेंगे फिर, कि अबव 749 यानी 750, उसको हम कंसीडर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पर्सनल लोन सैंक्शन लिमिट फॉर स्केल 3 ब्रांच मैनेजर सैंक्शनिंग पावर।
तो स्केल 3 की जो सैंक्शन पावर है वो कितनी है पर्सनल लोन के लिए आपके यहाँ पर? 15 लाख है सर। 15 लाख, ओके। ये कई अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकती है, तो सभी लोग इसमें देख लीजिएगा। और आपके जो ये वाला बैंक है इसके लिए 15 लाख रुपए सही है। आपका ये क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ लोन, पर्सनल लोन आफ्टर कंप्लीटिंग एटलीस्ट व्हाट ईयर ऑफ सर्विस? एटलीस्ट कितने ईयर की सर्विस में चाहिए? 2 इयर्स। बाकी लोग भी बाकी लोग भी अपने जो आंसर हैं वो चैट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 2 साल का फॉर्म 16 ले लेते हैं भाई। 2 साल का फॉर्म 16 जो है वो आप हमें, फॉर्म 16 जो है वो हमें आप प्रोवाइड कर दीजिए, या हम आईटीआर ले लेंगे 2 साल की। ठीक है। लेकिन एटलीस्ट अगर मान लीजिए पर्सनल लोन की जो सैलरी है वो आपके ही अकाउंट में आ रही है, आपके ही बैंक अकाउंट में आ रही है ना, आपका जो बैंक है उसी बैंक में वो आ रही है, तो 1 साल का अगर उसके पास कंफर्म्ड सर्विस है, तो उसके 1 साल की सर्विस के ऊपर भी हम पर्सनल लोन को एलिजिबल कर देते हैं। उसके लिए शर्त बस ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, उसकी सैलरी जो है वो हमारे बैंक के अकाउंट में आना चाहिए, और रेगुलर उसकी क्या आ रही हो, सैलरी आ रही हो, और लास्ट 12 महीने की सैलरी में से कम 10 महीने की सैलरी आई हो, जिनमें से लास्ट के जो 3 मंथ की सैलरी है वो कंफर्म रूप से आई हो। ठीक है, उसमें कोई भी चेंज ना हुआ हो, लगातार तीनों साल की आई हो। और अगर लास्ट 12 महीने में से भी अगर 10 महीने की सैलरी आई है तो हम उसको यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, पर्सनल लोन लेने के लिए आया है, तो एटलीस्ट कम से कम कितनी सर्विस उसकी होनी चाहिए? तो मिनिमम जो सर्विस है उसकी 1 साल की कंफर्म सर्विस होना चाहिए साथियों। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं शेखर जी ने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ से होंगे? डॉक्यूमेंट, हाँ शेखर जी, आपका क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आप क्लियर पूछेंगे? सर मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर 1 ईयर की सैलरी पे उसको देते हैं तो हम लोग ये ऑथराइज नहीं करते हैं। हाँ, ये आपके एक स्केल ऊपर होगा। जैसे कहीं पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, कहीं पीएलपी बनाए जाते हैं, लोन पॉइंट अलग से बनाए जाते हैं, या फिर आपके सर्किल ऑफिस या आपका जो आरएम ऑफिस होगा वहां से कंसीडर होगा। लेकिन उसके लिए जो शर्तें हैं वो यही है कि 1 साल की जो उसकी सैलरी है वो हमारे बैंक के अकाउंट में आए, 12 महीने की सैलरी में से कम 10 महीने की सैलरी रेगुलर रूप से आई हो, लास्ट 3 महीने की सैलरी कंटिन्यू चल रही हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कंफर्म्ड एम्प्लॉय होना चाहिए, प्रोविजन वाला नहीं होना चाहिए। तब सर उस उसका कंडीशन तो में उसको कंसीडर किया जा सकता है। किसी भी डिपार्टमेंट सर 6 महीने या 1 साल प्रोविजन पीरियड उसका चलता है, तो ये वेरिफिकेशन कहाँ से होगा? ये क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन यही है। परमानेंट स्टाफ जब होगा जब उसको सर हम पर्सनल लोन दे सकते हैं ना सर। हाँ, परमानेंट होना चाहिए। प्रोविजन सब जो अलग अलग रूल रहती है ना, अलग अलग पोस्ट हैं, उनमें प्रोविजन भी अलग अलग टाइप का होता है ना, कहीं 6 महीने का है, कहीं 3 महीने का है, तो हम उनको दे सकते हैं, लेकिन वो कंफर्म एम्प्लॉय हमारे होना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, उन्हीं को कंसीडर करेंगे। ठीक है। ओके सर। तो ये क्या होगा, आप ये वाला प्रपोजल अगर अपने आरएम ऑफिस भेजेंगे तो वो लोग उसको कंसीडर करेंगे कि वो हमारा 1 साल की आरएम सर्विस ऑफिस पर तो हो पर्सनल जाएगा लोन सर, ये दिया जाए या पता नहीं। है। क्या? ये सब पता है, आरएम ऑफिस ऑफिस से तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग को अपना अपना विवेक ब्रांच स्तर पे पूछ रहे हैं सर। नहीं नहीं, देखिए हमें क्या है, अपना विवेक ज्यादा नहीं लगाना होता है, हमें सर्कुलर के अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, एक बार सर्कुलर जरूर देखिए, लेकिन 1 साल की सर्विस पे दिया जा सकता है। अगर आप देख रहे हैं कि भाई एक परमानेंट एम्प्लॉय है, जॉब उसकी स्टेबल है, सैलरी उसकी रेगुलर रूप से आ रही है, हमारी बैंक में है, अगर आज हम उसको नहीं देंगे कोई दूसरा प्राइवेट बैंक उसको लोन दे देगा, कस्टमर हमारे पास से चला जाएगा, उसको कल कार की नीड होगी तो उसको कार लोन भी वही दे देगा, हाउसिंग लोन की नीड होगी तो वो भी वही मिल जाएगा। तो जो प्रोस्पेक्टिव जो हमारे फ्यूचर के जो हमारे एसेट है ना, हम लोग उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे जो लोन प्रपोजल हैं उनको कंसीडर बेसिस पे, केस टू केस बेसिस पे ऊपर हम इनको अलाउ कर देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डेविएशन होते हैं तो उसको जो है हमारा जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो उस डेविएशन को पास करती है। तो हमारे यहाँ यस पर सर। लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1 साल की सर्विस होना चाहिए।
ठीक है साथियों? ओके सर, ओके सर। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि जो हमारा BSBDA अकाउंट उसमें उनका ऐसे एक टाइम में मैक्सिमम बैलेंस कितना रह सकता है? हम कितना परेशान हुए। चैट बॉक्स पे आप लोग टाइप कर दीजिए कि BSBDA अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस एट अ टाइम कितना होना चाहिए, कितना हो सकता है मैक्सिमम बैलेंस एक समय पर। यहाँ पर पूनम जी कह रही है 50,000। आप कितना लगा के आए? विक्टर्स जी कह रहे हैं 50,000, बिल्कुल। नेहा जी भी कह रहे हैं 50,000, पवन जी कह रहे हैं 50,000। देखते हैं। और 50,000 जो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि जो एट अ टाइम पर जो मैक्सिमम बैलेंस है हमारा BSBDA का, उसमें हमारा 50,000 होना चाहिए। ठीक है। नंबर ऑफ विड्रॉल, नंबर ऑफ विड्रॉल, नंबर ऑफ विड्रॉल कितने अलाउ हुए? नंबर ऑफ विड्रॉल, वेरी गुड वेरी गुड। पूनम जी, पवन जी, मंजू जी, शेखर जी, 4 टाइम्स 4 टाइम्स। और अगर हम अमाउंट ऑफ विड्रॉल की बात करें, अमाउंट ऑफ विड्रॉल 10,000 10,000 10,000। तो स्मॉल जो हमारे अकाउंट हैं, स्मॉल अकाउंट है हमारे, तो उनके लिए जो हमारा मैक्सिमम बैलेंस है वो 50,000 होना चाहिए एट अ टाइम पर। नंबर ऑफ जो विड्रॉल हैं वो 4 हो सकते हैं। अमाउंट ऑफ विड्रॉल जो है वो हमारे 10,000 रुपए का होगा। ठीक है। और टोटल क्रेडिट कितना हो सकता है स्मॉल अकाउंट में? टोटल क्रेडिट इन अ ईयर, मंजू जी, पूनम जी, 1 लाख रुपए हो सकता है, 1 लाख रुपए हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था आपके यहाँ पर, क्वेश्चन ऑन जो सेक्शन 85 है, 89 है और 131 ऑफ नेगोशिएबल एक्ट 1881। तो ये सारे जो एक्ट हैं, सेक्शन 85, सेक्शन 89, सेक्शन 131, ये किससे रिलेटेड हैं? किससे रिलेटेड हैं? NI एक्ट यहाँ पवन जी कह रहे हैं NI एक्ट तो ये है ही, लेकिन जो NI एक्ट में ये जो सेक्शन दिए गए हैं ये किसकी बात करते हैं, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए ना। नेहा जी कह रही चेक। देखिए ये बताते हैं प्रोटेक्शन को। ठीक है। कि जब हम चेक को पास करते हैं तो हमारे बैंकर्स को कहाँ कहाँ पर प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो ये सभी सेक्शन जो हैं वो 85, 89, 131, तो ये हमें क्या करते हैं, बैंकर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। 85 जो होता है ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है RBI के NI एक्ट। जो हमारा NI एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें जो 85 है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फोर्ज इंडोर्समेंट के लिए। कि अगर कहीं फोर्ज इंडोर्समेंट है लेकिन हमने एक ड्यू कोर्स में अगर हमने उसका क्या कर रखा है, हमने उस चेक को पास कर रखा है, तो वहां पर हमारे बैंकर्स को प्रोटेक्शन है। 89 जो है, ये 89 का जो प्रोटेक्शन है ये है हमारा मटेरियल अल्टरेशन के लिए। कि जब ऐसी मटेरियल अल्टरेशन हो, कोई चेक है उसमें उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कोई नाम लिखा हुआ है जैसे सेल्फ है ना, उसका सेल्फ के आगे उसने उसी राइटिंग में बाई बना दिया, कुछ और नाम लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर अल्ट्रेशन किया गया है जो कि आंखों से विजिबल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल आंखों से विजिबल नहीं है, इसमें यूवी लैंप की बात नहीं कर रहे, अगर मटेरियल अल्ट्रेशन नॉर्मली विजिबल नहीं है तो वहां पर बैंकर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड है। 131 क्या कहता है? 131 ये कहता है कि अगर हमने जो चेक है वो गुड फेथ और विदाउट नेग्लिजेंसी अगर हमने उसको पास कर दिया है तो वो भी हमारा बैंकर्स को यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा साथियों। एक चेक है, ठीक है, यहाँ पे उसने लिख दिया था ब्रजेश, ठीक है, और यहाँ पर कोई हमारी जो चेक जिसने काटा है वो है मान लीजिए श्याम सुंदर जी, इन्होंने चेक काट दिया। अब जब ये चेक इन्होंने दिया यहाँ पर, ये हमारा बेरर चेक था, ठीक है, बेरर चेक था, तो यहाँ पर श्याम सुंदर जी स्वयं पेमेंट लेने के लिए आ गए। श्याम सुंदर जी स्वयं पेमेंट लेने के लिए आ गए, है ना। ब्रजेश जी नहीं है वहां पर, श्याम सुंदर जी खुद हैं। तो क्या आप श्याम सुंदर जी को पेमेंट कर देंगे? यस और नो टाइप कर दीजिए, यस और नो टाइप कर दीजिए। श्याम सुंदर जी को आप चेक दे देंगे, चेक की पेमेंट दे देंगे? यस 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 यस। विक्टर जी कह रहे मैं नहीं दूंगा भाई। पवन जी कह रहे अरे भाई जिसने चेक काटा है वो खुद पेमेंट लेने आ गया है,
तो चेक का पेमेंट तो हम कर देंगे श्याम सुंदर जी को, है ना। जो हमारा ड्रॉअर है वो खुद अगर पेमेंट लेने के लिए आया है तो हम श्याम सुंदर जी को पेमेंट कर देंगे, पीछे को उनके श्याम सुंदर जी के साइन करा लेंगे कि उन्होंने अमाउंट प्राप्त कर लिया। तो बैंक अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गया। अब बात यहां पर आई कि श्याम सुंदर जी ने कहा कि भाई मैं तो चेक पे अपने साइन करता था श्याम सुंदर कुशवाहा के नाम से, मेरा तो पूरे साइन ये होते थे, तो ये मेरे साइन तो पूरे हैं नहीं, और बैंक लायबिल है, इसने चेक पास कर दिया है, तो मुझे जो है ना भुगतान दिया जाए मेरे चेक के अमाउंट का। तो क्या उसका ये जो ऑब्जेक्शन है वो सही है या नहीं है? ये ऑब्जेक्शन उसका सही है कि नहीं है? उसने कहा कि चेक पे जो साइन है वो साइन जो है वो सही नहीं है, वो गलत साइन है, और पेमेंट हो गया। तो क्या उसका ऑब्जेक्शन सही है? ऑब्जेक्शन सही है। यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि सही है, सही है, सही है। यहाँ पर बैंकर्स को प्रोटेक्शन मिली हुई है साथियों, यहाँ पर बैंकर्स को प्रोटेक्शन मिली हुई है। पेमेंट किसने ली है? जिसने चेक काटा है उसने पेमेंट ली है, ठीक है। श्याम सुंदर खुद ही हमारे यहाँ के कस्टमर हैं, उन्होंने चेक काटा था, पेमेंट हमने उनको दी है। अब इस नाम में वो कुछ भी लिख दे, अगर ये साइन हमारे फॉर्ज भी हों, और अगर बैंक ये प्रूव कर देता है कि जो पेमेंट है वो श्याम सुंदर जी को ही मिली है जिनका ये चेक है, तो यहाँ पर बैंक को क्या है? एक सेफ्टी मिली हुई है, एक प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो गुड फेथ और विदाउट नेग्लिजेंसी में चेक को पास किया गया और ड्रॉवर को ही पेमेंट किया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो फोर्स इंडोर्समेंट कर रखा है उसमें 85 के अंतर्गत हमारे बैंक को क्या मिल जाएगा? एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और हमारा बैंक लायबिल नहीं होगा। ठीक है साथियों, नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन 85, ये सेक्शन बताता है हमारे फोर्स इंडोर्समेंट के लिए, और ये हमने किस में कर रखा हो? ड्यू कोर्स ऑफ द चेक कर रखा हो। और अगर इंडोर्समेंट फोर्ज है तो बैंक जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लायबिलिटी से इस सेक्शन में 85 में। 89 जो सेक्शन है ये हमारा मटेरियल अल्टरेशन के लिए बताता है, लेकिन वो मटेरियल अल्टरेशन इस प्रकार का होता है कि ये जो है ना वो अपीयर नहीं होगा, नॉर्मल हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और हम उसको सही समझ रहे हैं इस चेक को, जो कि चेक का जो अप्रेंट है, ठीक है, वो हमारा किस तरीके से अल्टर दिखाई नहीं पड़ रहा। तो अब उस कंडीशन में हमारे बैंक को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिली हुई है। सेक्शन 131 जो प्रोटेक्शन है ये हमारा बताता है कि गुड फेथ और विदाउट नेग्लिजेंसी में अगर हमने कोई चेक पास किया है जहां पर बैंक ने अपनी तरफ से सारी चीजें देखी हैं चेक के लिए, उसको यूवी लैब में देखा है, 2 लाख से ऊपर है तो हमने कॉल करके कंफर्म भी कर लिया है ना, और इसके साथ ही साथ हमने जो है उसमें साइन मिला लिए हैं, चेक कर लिया है, पीछे साइन ले लिए हैं, ये सारे काम हमने किए हैं। उसके बाद भी अगर गलती हो जाती है, किसी प्रकार से कोई फ्रॉजरी हो जाती है जहां, तो इस जगह पे हमारे बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये हमारा 131 सेक्शन के लिए है, ठीक है। फोर्ज सिग्नेचर पर कहीं पर भी रिबेट नहीं है। अगर कोई किसी ने सिग्नेचर कर दिए, अगर श्याम सुंदर जी का जो वो चेक था ना, उस श्याम सुंदर जी के चेक में ये जो साइन है वो श्याम सुंदर जी ना करके कोई और कर देता और पेमेंट ब्रजेश ले जाता, तब उस कंडीशन में बैंक लायबिल होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विच क्रॉसिंग इज नॉट मेंशन इन एनआई एक्ट? तो एनआई एक्ट में किस प्रकार की क्रॉसिंग का जिक्र नहीं है? किस प्रकार की क्रॉसिंग का जिक्र नहीं है? अकाउंट पे, नॉन निगोशिएबल, स्पेशल क्रॉसिंग या जनरल क्रॉसिंग? यहाँ पर पूनम जी कह रहे हैं अकाउंट पे, पवन जी कह रहे हैं सर अकाउंट पे। जिन्होंने एग्जाम दिया था वो है साथ में? वो साथ में है तो अपना माइक ऑन करके चर्चा कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। जी सर, अकाउंट पे ही होगा। अकाउंट पे ही। तो ये अकाउंट पे ही लिखते क्यों हैं अगर ये सर एनआई एक्ट में है नहीं तो? प्रैक्टिस है सर, मगर ये एनआई एक्ट में है नहीं। अच्छा, और नॉन नॉट नेगोशिएबल ये किस ये तरीके का है? ये नॉट नेगोशिएबल भी है, स्पेशल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग भी है सर। तो स्पेशल क्रॉसिंग का क्या फीचर है? स्पेशल क्रॉसिंग है सर टू ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन के बीच
बैंक का नाम जैसे लिख दिया गया। उसमें लाइंस का कोई मतलब नहीं है। स्पेशल क्रॉसिंग मतलब बैंक आ गया, बैंक ने अपना नाम डाल दिया तो वो स्पेशल क्रॉसिंग हो गई, चाहे वो लाइन खींचे चाहे वो लाइन ना खींचे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता लाइन से। और जनरल क्रॉसिंग का मतलब है टू पैरेलल लाइन, वो कहीं पर भी उसने बना दिया हो, ऑन द फेस ऑफ द चेक, कहीं पर भी साइड में लगा दिया, बीच में लगा दिया, कहीं पर भी उसने अगर दो पैरेलल लाइन बना दी वो जनरल क्रॉसिंग। उसके बीच में लिख देते हैं नॉट निगोशिएबल, कि वो हमारा जो हमने अकाउंट नंबर डाल रखा है उसी में जाएगा, जिस नाम को हमें दे रखा है उसी में जाएगा, उसमें निगोशिएबल नहीं करना है उसको। ठीक है, इसी तरीके का एग्जाम में आया था क्वेश्चन, सेम यही था, कुछ और चेंज था इसमें? नहीं सर, यही था। इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया रहा ये आपका, सही हो गया। अकाउंट पे ही जो है वो क्रॉसिंग हमारे एनआई एक्ट में नहीं दर्शाई गई है, लेकिन ये हमारे बैंक में प्रैक्टिस है, तो हम अकाउंट पे ही को भी हम अपना नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग की तरह मान लेते हैं, अकाउंट पे ही क्रॉसिंग मान लेते हैं। ठीक है। गोल्ड लोन मैक्सिमम रिपेमेंट, तो गोल्ड लोन आपके यहाँ होते हैं? जी। हाँ, तो इसका जो मैक्सिमम रिपेमेंट कितना है इसका? 36 मंथ है सर। तो ये अलग अलग होगा, एक तो आपका वो एक साल के लिए भी देते होंगे, अगर टर्म लोन दे रहे हैं तो आप 3 साल के लिए दे रहे हैं। बुलेट और रीपेमेंट के अगर, लिए। हाँ हाँ, और जो ओडी एग्री एग्री गोल्ड लोन है वो 60 मंथ्स। एग्री के लिए 60 दे रहे हैं, 5 साल के लिए, बहुत बढ़िया लोन है। और अमाउंट कितना रखा है इसमें? अमाउंट की कोई सीमा वगैरह कर रखी है कि इतना लोन देंगे? नहीं सर, वो तो इसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है नहीं कि नहीं, मैं। कुछ एक सीमा रखी है, अगर मान लो काफी गोल्ड ले आया वो, है ना, वो ले आया भाई 50 लाख का ले आता है, तो क्या 50 लाख का हम दे देंगे इसको, या कुछ सीमा होगी? सीमा है सर। हाँ सीमा होगी, इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पर क्या है ना। नॉर्मली कई बैंकों में 10 लाख है ना, कोई उसको कुछ बड़ा करके 20 लाख भी कर दिया गया, तो आप देख लीजिएगा आपके बैंक में कितना है। तो यहाँ पर जो है ओडी के लिए लगभग 12 महीने के लिए हम लोग करते हैं, और सर। टर्म लोन वगैरह में 36 महीने के लिए कर देते हैं, और एग्री में 60 महीने के लिए। जी इसी प्रकार का क्वेश्चन था, कुछ चेंज था उसमें? सर, ऐसा ही था। ओके ओके। अच्छा, ये जो हमारा रिस्क बेस्ड जो हमारा इंटरनल ऑडिट होता है ना, तो हम्म। इसमें अगर एक कंट्रोल्ड ब्रांच है, हम्म। कंट्रोल्ड ब्रांच है, तो नॉर्मली उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है उसकी, ऑडिट की 30 फ्रीक्वेंसी? 36 मंथ लगाया हूँ सर। इसका देखिए, कंट्रोल्ड है, 36 मंथ तो बहुत हो जाता ना, 3 साल बाद आप ऑडिट कराओगे, दिक्कत नहीं डेढ़ आएगी, चाहिए ना। है ना। 1.5 साल होना इसका चाहिए। 18 महीने, इसका 18 महीने है ना। 18 महीने, अगर हाई रिस्क ब्रांच है तो हम 12 महीने या उससे पहले भी करा लेते हैं, है ना। हम्म। अगर कंट्रोल ब्रांच है तो 18 महीने में उसका जो ऑडिट है वो हमारा हो जाता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन था ना। जी सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ आ सैंक्शन लिमिट ₹4 लाख, मार्जिन है 25%, स्टॉक है 6 लाख का, तो उसमें डीपी को कैलकुलेट करना था। तो ये क्या निकलेगी डीपी, अगर 6 लाख का स्टॉक है और मार्जिन 25% है? सर 4 लाख ही होगा सर, चार क्योंकि लाख जो कैसे होगा? टीपी 4.5 आ रहा था, सैंक्शन लिमिट चार हम्म। लाख तो ओके। जो सैंक्शन लिमिट है उसी को ड्राइंग पावर माना जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया किया आपने, 4 लाख ही आएगा इसका। कि यहाँ पर हम देखेंगे 6 लाख का स्टॉक है, इसका हम 25% निकालेंगे, 4.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4.5 लाख हमारा क्या निकला, कैलकुलेटेड निकला। लेकिन जो सैंक्शन लिमिट है, वो सैंक्शन लिमिट तो हमारे 4 लाख की ही है, तो सैंक्शन लिमिट या फिर जो हमारा ड्रॉन डीपी है, उन दोनों में से जो भी कम हो वो हमारी डीपी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। बहुत सही किया आपने, ये आपका बिल्कुल सही हो गया ये, 4 लाख। बाकी लोगों को समझ में आया? 6 लाख का स्टॉक था, 25% का मार्जिन है, तो हम 6 लाख का हम क्या निकाल लेंगे, 75% निकाल लेंगे। तो 6 लाख का 75% कितना हो जाएगा हमारा, 75%। तो इसका जो हमारा 75% है, ये हो जाएगा हमारा 4.5। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि जो सैंक्शन लिमिट है वही 4 लाख की है, कब इस कंडीशन में 4 लाख हो जाएगा। अगर ये सैंक्शन लिमिट अगर यहाँ पर 5 लाख की होती तो 4.5 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर लिखा हुआ है अ रिक्वेस्ट
bank to open a joint account with his relative with the mandate that till he will live, he will operate the account, and after the death of him, his relative will operate the account. This type of mandate is called, कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो ऑपरेट करेगा, उसकी मृत्यु के बाद उसका जो रिलेटिव है वो इसको ऑपरेट करेगा। तो इस तरीके की जो मैंडेट है वो क्या कहलाती है? यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं फॉर्मल। सर, फॉर्मर सर्वे। इस पे देखिए ना, लगातार क्वेश्चन आए हैं। अपना ये जो पिछला साल निकला है, शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए, फॉर्मर सर्वाइवर से। है ना, कई बार डेथ क्लेम के रूप में पूछ लिया गया, है ना, कई बार जो है इसमें मोड ऑफ ऑपरेशन में पूछा गया है। जो बड़े हमारे स्केल हैं उनमें ये फॉरेन रिमिटेंस के लिए पूछा गया है, जो फॉरेन ट्रांजैक्शन है उनके लिए पूछा गया है ना, नॉस्ट्रो अकाउंट वोस्ट्रो अकाउंट से भी ये क्वेश्चंस आए हैं। तो ये वाले हमने देखा है कि ये लगभग सभी में आए हैं, फॉर्मर और सर्वाइवर, यानी मोड ऑफ ऑपरेशन जो है हमारे फॉर्मर सर्वाइवर, इधर सर्वाइवर, ज्वाइंट ऑपरेशन जो अकाउंट है। तो इनसे सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं, पिछले पूरे साल पूछे हैं ये। फॉर्मर सर्वाइवर आपका बढ़िया हो गया ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट ओपनिंग फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? देखिए इसमें क्या लगा के आए हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। काफी सारे ऑप्शन दिए होंगे उसमें, तो उसमें क्या लगा के आए, याद आ रहा है आपको? सर याद नहीं आ रहा। देखिए इसमें जो प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, इसमें हम बोर्ड का रेजोल्यूशन देंगे। हम्म। ठीक है, बोर्ड का रेजोल्यूशन जो होगा वो यहाँ पर मैंडेटरी हो जाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेते, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेते, बोर्ड रेजोल्यूशन लेते, और कंपनी का हमारा पैन कार्ड लेते, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे रिक्वायर्ड हो जाते हैं। और जो भी हम इसको देखते कि भाई ये हमारा जो है वो हमारी MICA की जो साइट है उसके ऊपर हमारी जो लिमिटेड कंपनी है वो शो कर रही है कि नहीं कर रही है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भी हम उसमें से चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है ये सब। तो इसमें बोर्ड रेजोल्यूशन जो है ये रिक्वायर्ड पेपर है इसको ओपन करने के लिए, अकाउंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग KYC पॉलिसी इज नॉट बेस्ड ऑन, है ना, ये था क्वेश्चन। जी। हाँ, तो इसका क्या लगा के आए हैं? weed out undesirable customers। हाँ, तो यही है कि भाई जो हमारे निराई गुड़ाई के कस्टमर हैं या इस तरीके के अनडिजायरेबल कस्टमर हैं, तो इनके लिए कुछ हमारे, ये हमारा इसके ऊपर बेस नहीं है KYC। ये NPA को रिड्यूस करने के लिए है, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए स्पेशल तौर पे बनाई गई है ना, और हमारे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाई गई है KYC के लिए, हमारे कस्टमर को जानने के लिए बनाई गई है, उस कस्टमर को ट्रेसेबल करने के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये भी आपका सही हो गया। 38 क्वेश्चन था कि मशीन काउंटेड नोट शुड बी रिसर्कुलेटेड ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज, यानी कितने रुपए के नोट जो हैं वो मशीन के द्वारा ही गुजारे जाएंगे, मशीन के द्वारा ही गुजारे जाएंगे। यहाँ पर पूनम जी कह रहे हैं 100, आप क्या लगा के आए हैं सर? 50 लगाया था सर। अरे ये तो गड़बड़ कर दिया। यहाँ देखिए सभी लोग बता रहे हैं, पूनम जी, पवन जी, है ना, नेहा जी, कि 100 रुपए। और सर ने भी लगातार जो क्लासेस हुई हैं उसमें बताया, ये भी क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। आप देखेंगे करेंसी से, करेंसी के नोट से क्वेश्चन लगातार आए हैं एग्जाम में, और उसके बारे में कई बार चर्चा भी हुई है कि 100 रुपए से ऊपर का कोई भी नोट है उसको मशीन से गुजारने के बाद ही हमें सर्कुलेट करना है। 100 रुपए का नोट को मशीन से गुजारने के बाद ही हमें इसको सर्कुलेट करना है साथी। तो 100 एंड अबव मशीन से गुजारेंगे, 50 तक हम हाथ से भी कर सकते हैं, मतलब मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट ये था, कंप्लेन इन अ बैंक ब्रांच शुड बी एक्नॉलेज्ड विद इन हाउ मेनी डेज एंड रेडरेसल विथ
escalation with highest grievance authority will be done in how many days? इसका क्या लगा के आए हैं कि अगर बैंक की ब्रांच में कोई कंप्लेन आ जाती है, कोई कंप्लेन आ जाती है तो कितने दिन में रिजॉल्व करना है? इसका क्या लगाया है? सर याद नहीं है। इसका नहीं है। देखिए, अगर कोई बैंक में हमारा कंप्लेन आती है, एक्नॉलेज करते हैं, तो उसके एक्नॉलेजमेंट के 3 दिन के अंदर ही हमें उसको खत्म कर देना है। वैसे तो हम जी कोशिश करेंगे कि सेम डे खत्म हो जाए, तो 3 दिन में हमें खत्म कर देना है। दूसरा, हमें कोशिश करनी है कि 15 दिन में खत्म हो। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट, हाईएस्ट ग्रीवियंस अथॉरिटी। तो हाईएस्ट ग्रीवियंस अथॉरिटी, जब हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है? 30 डेज। यहाँ पर क्या है? बैंकिंग ऑम्बड्समैन की बात करने लगे हैं। हाईएस्ट ग्रीवियंस अथॉरिटी, है ना? बैंकिंग लोकपाल जब आ जाता है हाईएस्ट के लिए, तो वहां पर 30 दिन में अगर रिजॉल्व नहीं हो रही है तो हमें ऑम्बड्समैन में भेजना होगा उसको। तो ये हाईएस्ट ग्रीवियंस अथॉरिटी 30 डेज। तो यहाँ पर आएगा 3 और 30, ऐसे ही यही था, यही ऑप्शन जी लगाया था। यही सर। बस तो ये बस तो ये भी आपका सही हो गया है, ये भी आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, कस्टमर जीरो लाइबिलिटी। अगर कस्टमर के साथ कुछ फ्रॉडरी हो जाती है या कुछ उसका जो है अनडिजायरेबल, उसका अनऑथराइज ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट से हो जाता है, ठीक है ना? ये वर्ड ज्यादा अच्छा है। अनऑथराइज ट्रांजैक्शन अगर उसके पास से हो गया, तो कस्टमर ने अगर आपके पास इन्फॉर्म कर दिया है, और कितने दिन में वो कर दे कि उसकी जीरो लाइबिलिटी हो, जीरो 3 दिन। लाइबिलिटी हो? 3 डेज, 3 डेज। यहाँ पर विक्टर जी, यज्ञराम जी, राजीव जी, नेहा जी, पूनम जी, पवन जी, मंजू जी सभी कह रहे हैं कि सर 3 दिन, 3 दिन तक अगर है, 3 दिन तक अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो जीरो लाइबिलिटी। और लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो कितने दिन में कंप्लेन में हो जाएगा? 7 डेज। 3 से ऊपर 7 दिन तक। जी सर। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया, ये भी आपका बढ़िया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, पार्टनर लाइबिलिटी इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड। पार्टनर्स के अनलिमिटेड होती है। ये भी कई बार क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, और ये बिल्कुल लगातार पीछे भी काफी डिस्कस हुए हैं ये। तो अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की अगर लाइबिलिटी है, पार्टनरशिप फर्म में है, तो उसकी जो लाइबिलिटी है बिल्कुल अनलिमिटेड है, ठीक है ना? और कंपनी की केस की अगर बात करेंगे तो वो अलग हो जाएगा, वो आरओसी में जो रजिस्टर्ड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो सेफ कस्टडी के बारे में एक ये क्वेश्चन आया था क्या? सेफ कस्टडी गवर्न अंडर विच एक्ट? किस एक्ट में जो है हमारी सेफ कस्टडी को गवर्न माना जा रहा है? सेफ कस्टडी का क्वेश्चन था। नहीं सर, क्वेश्चन इस तरह का नहीं था। याद नहीं आ हम्म। रहा क्वेश्चन क्या था। तो सेफ कस्टडी जो है वो किस एक्ट में आती है ये? ये सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आती है। हाँ हाँ, बिल्कुल ये सही हो है, गया, ये आपका ये आया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही आती है। तो ये सेफ आया कस्टडी जो है वो हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आती है सर। वो क्वेश्चन कुछ 43। किसी और तरीके से था, मगर किस इंडियन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट था? हाँ, याद इसका नहीं आ आंसर जो है इंडियन को, हाँ हाँ, वो थोड़ा सा उसको घुमा दिया होगा, है ना? रहा। जी क्वेश्चन जी। को थोड़ा सा लंबा कर दिया होगा। वो एक एक लाइन के क्वेश्चंस नहीं रहते, वो 3 3 4 4 लाइन के रहते हैं, है ना? तो हम्म, जब भी हम ये क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं या देखेंगे ना, तो बहुत लंबे लंबे से पैराग्राफ वाइज आपके रहेंगे, 4 या 5 लाइन के क्वेश्चंस रहते हैं। तो हमें कीवर्ड उसमें से उठाना होता है ना? जी। हमें जब क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे तो हमें उसमें से बस कीवर्ड देखना होता है ना? तो वो कीवर्ड अगर आप पकड़ना सीख जाएंगे ना, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप इजिली समझ जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि इनमें से जो कीवर्ड क्या है, ये है नॉट। एसेट ठीक कौन है, नहीं है। जहां आपने ये नॉट वर्ड नहीं देखा ना, तो आप गलत कराएंगे आंसर। ये नॉट जो है ये कीवर्ड है कि जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे तो नॉट, क्या नॉट? एसिड। इनमें से कौन एसिड नहीं है? कौन सा एसिड नहीं है? सर डिपॉजिट। एडवांस, डिपॉजिट। तो डिपॉजिट क्या? डिपॉजिट तो भाई लाइबिलिटी है हमारी, जी जी। डिपॉजिट तो हमारी लाइबिलिटी है ना, तो ये तो जी। हमारा एसिड है नहीं। तो हम्म। ये बिल्कुल सही हो गया आपका, ये भी बढ़िया हो गया। डिपॉजिट हमारी लाइबिलिटी हो गई। संजय जी भी कह रहे हैं कि सर डिपॉजिट लाइबिलिटी है, और मंजू जी भी कह रही हैं कि सर ये तो लाइबिलिटी है। और ये तो बड़ा आसान सवाल आ गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम कवर ऑफ पीएमएसबी बाय
सुरक्षा बीमा योजना में जो मैक्सिमम कवर है वो कितना दिया जाता है? 2 लाख सर। 2 लाख। क्वेश्चन यही था कि कुछ और था चेंज इसमें? नहीं सर, यही था। अच्छा, अगर मान लीजिए सुरक्षा बीमा योजना में किसी का एक्सीडेंट होता है, उसका एक एक हाथ या एक पैर या एक आंख अगर डैमेज हो जाती है ना, तब उस कंडीशन में कितना मिलेगा उसको? 1 लाख सर। जो उसको मिलेगा, उस कंडीशन में मिलेगा 1 लाख का। उस जी। कंडीशन में मिलेगा 1 लाख। वेरी गुड। कस्टमर मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन विच डेज? देखिए, ग्राहक गोष्ठी हमें करना होती है बैंकों में, ब्रांचों में। तो हाँ, ये किस समय करते हैं? 15th ऑफ एवरी मंथ। 15th ऑफ एवरी मंथ। 15th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है। और कुछ बैंकों के साथियों का अलग अलग भी हो सकता है, थोड़ा बहुत जो उनके इंटरनल सर्कल के अकॉर्डिंग हो। आरबीआई ने भी 15 दिन बोला है। एक महीने जो हमारा मंथ होगा, उस मंथ की 15 तारीख को हमें ग्राहक गोष्ठी करनी है। 3 बजे से लेके 5 बजे तक हमें सभी ग्राहकों से मिलना है। जो हमारे ग्राहकों का समूह होगा वो भी इस तरीके से हो कि उसमें जो है एक हमारा सीनियर सिटीजन हो। ठीक है। और हमारे क्या हो, जो फिजिकली इनेबल पर्सन है वो हो सकते हैं, वुमेन हो सकते हैं। ठीक है। या हमारा पेंशनर हो। तो हम इनकी एक गोष्ठी बनाएं, है ना, उनका एक एक प्रतिनिधित्व हो। और वो अपनी समस्याएं बताएं कि किस तरीके की उनको समस्या होती है, क्या बैंक और अच्छा कर सकता है उनके लिए। तो इस तरीके से एक मीटिंग बनाई जाती है, एक मीटिंग की जाती है, हर महीने की जाती है। इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। ठीक है। इसका रिकॉर्ड भी रखते हैं। वो कई बैंकों में ये 10वीं, मतलब जैसे पीएनबी है तो वहां पर हर महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। आरबीआई ने 15 तारीख का बोला है, आपके बैंक में भी 15 तारीख। ठीक जी। है, तो ये आपका सही हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इफ पोजेशन एंड ओनरशिप इज विद द बोरोवर, देन द चार्ज इज कॉल्ड। कि भाई पोजेशन भी और ओनरशिप भी, ये दोनों चीजें बोरोवर के पास है, तो इस तरीके का चार्ज कौन सा चार्ज कहलाएगा? किस हाइपोथिकेशन तरीके? सर। हाइपोथिकेशन। पूनम जी भी यहाँ पे कह रहे हैं हाइपोथिकेशन, पवन जी भी कह रहे हैं हाइपोथिकेशन, मंजू जी भी कह रहे हैं हाइपोथिकेशन। सर, कार लोन ली थी, आरसी के ऊपर उन्होंने लिख दिया कि हाइपोथिकेटेड बाय, हमारा बैंक का नाम लिख दिया, उसे पोजीशन जो है कार की वो भी मेरे पास है, ओनरशिप जो है वो भी मेरे पास है, तो ये जो चार्ज है वो हमारे हाइपोथिकेशन का है। जैसे केसीसी करते हैं तो उसमें जो लैंड है वो भी किसान के पास है, जो क्रॉप है वो भी किसान के पास है। बस जो उसका खतौनी है उसमें बस हमारा चार्ज चढ़ जाता है, हमारे बैंक का चार्ज चढ़ जाता है। तो ये सर हमारा क्या है, हाइपोथिकेशन है सर। ठीक है। 47th क्वेश्चन। इन कैश क्रेडिट अकाउंट, बैंक टेक डॉक्यूमेंट ऑफ कंटिन्यूटी टू प्रिवेंट अगेंस्ट। टाइम बार टू डॉक्यूमेंट। प्रिवेंट टाइम बार, हम लोग जो डॉक्यूमेंट लेते हैं कंटिन्यूटी में, वो हम इसलिए लेते हैं कि वो हमारे टाइम बार्ड ना हो पाए। जो डॉक्यूमेंटेशन है हमारा टाइम बार्ड ना हो, इसलिए हम जो सीसी अकाउंट वगैरह है उसमें अपना बीसी लेटर वगैरह लेके उसको कंटिन्यू करते हैं। और हर साल उसको क्या करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, हम्म। रिव्यू रिन्यू करके। 48 क्वेश्चन है हमारे पास। 48 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन फंड बेस्ड सर्विस। इनमें से कौन सा नॉन फंड बेस्ड सर्विस नहीं है? याद को रखिए बट एक्सपेक्ट। नहीं। को एक्सेप्टेंस जो है वो हमारा एक सप्लाई चेन के ऊपर काम करता है। ठीक है। वही हमारा फंड बेस्ड होता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये तो पूरा का पूरा हमारा जो है ना, ये हमारा एलसी के ऊपर काम करता है। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर काम करता है। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल जो होता है इसमें भी बैंक गारंटी वगैरह लग जाती है, टर्म लोन में भी रहता है। ये हमारा को एक्सेप्टेंस। ये किसी का माइक खुला है सर? अच्छा, मंजू जी कह रहे हैं इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, ये लिखा, दो तरीके की फैसिलिटी होती हैं। एक होती है हमारी फंड बेस्ड। ये थोड़ा माइक जो अभी ओपन है किसी का ना, उसको आप देख लीजिए, है ना। एक हमारा है फंड बेस्ड और एक है हमारा
नॉन फंड बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि विच क्वेश्चन में ऑफ द नोट नहीं फॉलोइंग, होना चाहिए सर। किसमें, हाँ क्वेश्चन किसमें में नोट हमारा, नहीं होना चाहिए। हाँ तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन फंड बेस्ड सर्विस, इनमें से कौन सा नॉन फंड बेस्ड सर्विस नहीं है। हाँ, तो ये क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट है, ये इसमें हमारा फंड बेस्ड वगैरह चल जाता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में भी हमारा फंड बेस्ड चल जाता है, नॉन फंड बेस्ड चलता है, टर्म इसमें लोन में नॉन भी चल फंड जाता बेस्ड है। सर्विसेज तो ओनली ये, को एक्सेप्टेंस है सर। हाँ तो ये वाला जो नोट है ना, ये इसमें मिस टाइप हो गया होगा, इसको आप देख लीजिएगा, इसका सही आंसर जो है वो को एक्सेप्टेंस। 49 क्वेश्चन, ये तो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ आरटीजीएस, ये तो सभी का सही होगा, 2 लाख। सभी का सही होगा इसमें, 2 लाख रुपए ना मिनिमम जो है आरटीजीएस के लिए, 2 लाख रुपए है, तो ये तो सभी का सही है। जी सर। क्वेश्चन 50, फॉर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी अब हाउ मच टर्न ओवर बैंक एक्सेस रिक्वायरमेंट यूजिंग द मेथड लाइक टर्न ओवर मेथड, तो टर्न ओवर मेथड जो होता है वो कितने रुपए से ऊपर हम यूज करेंगे। आरबीआई के अकॉर्डिंग क्या है, 5 करोड़ एंड अबव, 5 5 पांच करोड़ एंड करोड़ एंड अबव, पांच जी। करोड़ एंड अबव पर जो है हमारा टर्न ओवर मेथड चलेगा। ठीक है, और उसके नीचे जो है वो हम नायक कमेटी के अनुसार निकाल देते हैं, उसमें चेंज करा लेते हैं, उसके थ्रू कराते हैं। तो 5 करोड़ एंड अबव हम टर्न ओवर मेथड को यूज करेंगे। यहाँ पर एक आपका 51 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीआर। सर ये क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, तो क्वेश्चन किस प्रकार से था। क्वेश्चन था कि एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग कितने अमाउंट के ऊपर लेते हैं। एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग, अच्छा कितना था ये आपके यहाँ पर, ये अपने यहाँ 10 करोड़ है। 10 करोड़ है ये। जी। अरे ये 10 करोड़ नहीं होगा भाई। ठीक अपने है, यहाँ मैंने लोन आपके यहाँ की अभी पॉलिसी नहीं देखी है, लेकिन 10 करोड़ तो नहीं होगा। सर है 10 सर। करोड़ ही है सर। मैं एक्सटर्नल देखता हूँ। क्रेडिट रेटिंग हाँ 10 करोड़ नहीं ही है होगा। सर। पर्सनल एक बार जो आप है ना उसको, सर, हाँ इसको एक बार आप चेक कर लेना चेक कि करके ही सब कितना, देखे, सुबह भी देखे हम लोग। 10 करोड़ बहुत है, नहीं बहुत 10 ज्यादा करोड़ दिया अमाउंट हुआ है रखा हुआ है। सर। फिर अपना लोन अरे, पॉलिसी में है। अरे सुनो भाई, आप एक काम करिएगा, कौन अभी कौन बता रहे हैं, मैं हेमंत बोल दस रहा हूँ। करोड़ से ऊपर एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग कैसे करोगे भाई, ये लॉजिकली फिट नहीं हो रहा, लॉजिकल फिट नहीं हो रहा ये। सर हम लोग के पॉलिसी में यही दिया हुआ है। अब देखना आप उसको, फिर से देखना, आप दोबारा देखना, 10 करोड़ काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा, है ना, कुछ उसमें और चेंज होगा कि कितना कुछ और रखा है कि नहीं रखा है। ठीक है, बाकी सारा नहीं तो आपका बैंक जो है वो सब इंटरनल पे बेस्ड कर रहा है उसको, 10 करोड़ के नीचे सब इंटरनल पे कर रहा है। ठीक है, हम्म। नॉर्मली तो उसने आरबीआई ने कहा कि 50 लाख से ऊपर आप चाहो तो करा लो, है ना। कई बैंक तो उसको पढ़ाते हैं कि भाई इंटरनल जो हमारा क्रेडिट रेटिंग रहता है ना, आईसीआर, इसमें हम, हमारा जो बैंक होता है वो अपने हिसाब से इसमें चेंजेस वगैरह कर देता है। और एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग जो होती है, इससे क्या होता है कि जो उनका वो निकल रहा है ना, अमाउंट वगैरह निकल रहा है या जो उनकी लिमिट वगैरह निकलती है, वो थोड़ी कम निकलती है, तो बैंक अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेता है ना। तो कोशिश यही करता है कि आईसीआर में रखें, लेकिन ईसीआर में आते हैं कुछ आरबीआई के अकॉर्डिंग, इसको एक बार आप फिर से आप देख लेना 10 करोड़ है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो फुल फॉर्म वगैरह देख रखा है कि अर्निंग क्रेडिट रेट, ये जो आप बता रहे हैं वही होगा इसका, है ना, एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग वाला होगा। 52 क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइंड व्हाट, ऑपरेटिंग साइकिल, तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, नॉर्मली भाई कोई हमारा रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जितना भी समय लग रहा है, जितना हमारा टाइम लग रहा है, वही टाइम हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल हमारा वो टाइम है जब हमारा कोई रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कैश में कन्वर्ट हो जाए यानी पैसे में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो रॉ मटेरियल और लास्ट में कैश,
जो बीच का टाइम लगा वो टाइम हमारा है ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइन द टाइम अ बिजनेस टेक टू कन्वर्ट इट्स इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री एंड अकाउंट रिसीवेबल इनटू कैश। यानी रॉ मटेरियल जब हमारा कन्वर्ट हो जाता है कैश में, तो वो हमारा एक ऑपरेटिंग साइकिल है। अब एक साल में ये कितनी बार हो रहा है, तो वो हमारी एनुअल ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगी। और जब हम अपनी ऑपरेटिंग साइकिल निकालेंगे, उसके अनुसार हम प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को चेक करेंगे और अपना मेथड लगा करके हम उसकी सीसी को कंसीडर करेंगे, कितनी सीसी इसमें से निकल रही है। क्वेश्चन नंबर 53, जो कवरेज दिया जा रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, वो 10 लाख से कहां तक दिया जा रहा है? 10 लाख से कहां तक दिया जा रहा है? इसका 20 क्या लाख लगा के आए थे? 20 लाख, 20। बिल्कुल सही हो गया। सही हो गया ये भी। 10 लाख से 20 लाख तक जो है, ये हमारा CGFMU का कवर SHG में दिया जा रहा है। तो इसके अलावा भी और क्वेश्चंस आए थे, कुछ अगर डिस्कस करना हो तो आप वो कर सकते हैं। और किस तरीके के क्वेश्चंस थे? और किस तरीके के क्वेश्चंस थे, अगर कुछ डिस्कस करना हो तो आप कर सकते हैं। देखिए साथियों, ये क्वेश्चंस आए थे, तो इन क्वेश्चंस से क्या है, एक पैटर्न हमें पता चलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि जो एग्जाम में जब वो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हमारे 4-4 5-5 लाइन से रहते हैं। ठीक है, जो आप लोगों से जो क्वेश्चंस हम लोगों को मिलते हैं, तो उसमें से कुछ कीवर्ड के अनुसार हम लोग एक डिजाइन करते हैं क्वेश्चंस को, जिसमें कोशिश ये रखी जाती है कि जो सारे कीवर्ड हैं वो आपको मिल जाए। ठीक है। और अभी इससे देखा गया है कि लगातार जो प्रीवियस क्वेश्चंस चले आ रहे हैं, जो रिकॉल क्वेश्चन आ रहे हैं, वो फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर, है ना। और ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं हमारे क्लेम वगैरह के ऊपर, है ना, हमारे क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी से, जो हमारी क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी है, इससे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड से, इधर से क्वेश्चंस हमारे लगातार आते रहते हैं और आए भी हैं। यहाँ पर भी आए हैं, और कुछ तो बहुत ही आसान आ जाते हैं, RTGS, NEFT, इनसे भी आते हैं। तो जो पैटर्न रहता है वो वेरी इजी, इजी, मीडियम, हार्ड एंड वेरी हार्ड, इस तरीके से कुछ पोर्शंस बनाए जाते हैं कि 5%, 10%, 20%, 25%, इस प्रकार से क्वेश्चंस का डिजाइन किया जाता है। साथियों, आज का विचार हम देख लेंगे। आज का विचार है, ख्वाहिशों का मोहल्ला बहुत लंबा होता है, बेहतर है कि हम जरूरतों की गली से मुड़ जाएं। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। साथों साथियों, इसी शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को विराम देता हूं। गुड नाइट साथियों। थैंक यू।